हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए पे ही। हम डीएनए को देखेंगे आज कि कैसे डीनेचर हो रहा है, कैसे रिनेचुरेशन हो रही है और कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें वही चीज देखना है आज। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, समझेंगे इस बात को। हमारे हमारे पास क्या है, डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड है। मींस इसको हम क्या बोलेंगे, एस एस डीएनए। क्या बोलेंगे, एस एस डीएनए मींस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसे, ऐसा हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अगर हमारे पास ये डीएनए है, कितने स्ट्रैंड्स का, दो स्ट्रैंड्स का डीएनए है। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है। कितने स्ट्रैंड्स होगी, दो स्ट्रैंड्स होगी। मींस यहाँ पे ये और ये स्ट्रैंड आपस में क्या है, कनेक्टेड है। आपस में क्या है, कनेक्टेड है। किस चीज से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे बेटा क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन बेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे होंगे क्या, यहाँ पे क्या होंगे, प्यूरिन्स होंगे और पायरिमिडीन्स होंगे। क्या होंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स होंगे, पायरिमिडीन्स होंगे। प्यूरिन्स में क्या आता है बेटा हमारा, प्यूरिन्स में हमारे दो चीजें आती है। कितनी चीजें आती है हमारे पास, यहाँ पे क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स हमारे पास क्या क्या है, प्यूरिन्स हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्यूरिन्स है बेटा क्या क्या, एक तो हमारा क्या है, एडेनिन है। क्या है, एडेनिन है। क्या है, एडेनिन है। और दूसरा हमारा क्या है, गुआनिन है। ये हमारे क्या है, प्यूरिन्स है। ठीक है बेटा, और ऐसे ही हमारे पास पायरिमिडीन्स कितने हैं, हमारे पास पायरिमिडीन्स तीन है। एक, दो और तीन पायरिमिडीन है। कौन कौन सा पायरिमिडीन है हमारे पास, बेटा हमारे पास है क्या, साइटोसिन, साइटोसाइन, यहाँ पे थायामीन, थायामीन और यूरेसिल होता है। यहां से हमें इन चीजों की समझ आनी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन या एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल, ये यहाँ पे होते हैं। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और गवानीन को हम जी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे साइटोसिन है, इसको सी से डिनोट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बोलेंगे क्या, यहाँ पे थायामीन है, इसको टी से डिनोट करेंगे। और ये जो यू है ये यहाँ पे नहीं आरएनए में मिलता है, हम डीएनए की बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये वहीं पे ये वाला न्यूक्लियोटाइड आरएनए में मिलता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से ये जो ए है, ये जो एडेनिन है, ये हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ये हमेशा बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ। मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है बेटा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो जी है, ये जो गवानीन है, ये सी के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही हमारा ये जो सी है, ये हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है और टी हमेशा किसके साथ, ए के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर है बेटा, ये ए के साथ। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो ये हमारे एडेनिन और गवानीन है, ये आपस में क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये आपस में क्या बनाते हैं, जैसे ए किसके साथ मिला, टी के साथ मिला। कैसे मिला, बॉन्ड बनाया। कौन सा वाला बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो इनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मींस ये डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड होता है। ऐसे हम बात करेंगे, ये जो साइटोसिन है, ये गवानीन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। सी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कौन सा वाला बॉन्ड बनाता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन। और ये कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? ये कुल मिला के यहाँ पे एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बीच में कितने होते हैं? इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? अब हमें ये समझ में आया जो ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है और यहाँ पे इसके क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। क्या आपको नहीं लगता कि ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जिसने इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में क्या करके रखा है? बॉन्डिंग करके रखी है। ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है और ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी। क्या करना है? अब इस स्ट्रैंड को क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करेंगे हम, तब ये स्ट्रैंड तो क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? चलो जी, ये हमने पढ़ लिया। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है किस किस के बीच में। अगर ये हमारी एक स्ट्रैंड है और ये हमारी दूसरी स्ट्रैंड है और यहाँ पे इसके पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जिसने किनको बॉन्ड करके रखा है? न्यूक्लियोटाइड्स को बॉन्ड करके रखा है, बॉन्डिंग करके रखी है इनकी। ठीक है। अब यहाँ से ये एडेनिन है, ये क्या है? ये थायमीन है, ये गवानीन है, ये साइटोसिन है, ये थायमीन है, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, ये गवानीन है, ये थायमीन है, ये एडेनिन है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ये बेस पेयर्स होते हैं। मींस यहाँ से हमें ये समझ में आया कि यहाँ बीच में क्या है? ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे, हमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। तो हमें पता है एडेनिन और थायमीन के बीच में क्या कौन सा वाला बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और गवानीन और साइटोसिन के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड कौन होगा? बताओ स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग तो हमारा जी और सी के बीच में, गवानीन और साइटोसिन के बीच में होगा। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा देन दिस वन एडेनिन एंड थायमीन। ये लेस स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू G and C बॉन्ड। ठीक है ना? यहाँ तक ये क्लियर है? यहाँ तक ये क्लियर है? हाँ। देखो अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? बताओ जी, मुझे आप ये बताएं कि अगर ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे भी ये इसके साथ बॉन्ड किए हुए हैं, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन है। जो ये बैकबोन है इसके साथ क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स को देखो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। ये अगर एक क्या है? एक हमारी स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या इस न्यूक्लियोटाइड को इस डीएनए के साथ तो इंटरेक्शन है। जो ये डीएनए यहाँ पे बैकबोन है किसकी? ये जो यहाँ पे बैकबोन है किसकी? ये जो बैकबोन है यहाँ पे, क्या यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है? क्या यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है? अगर ये हमारा एडेनिन है तो इसके साथ यहाँ पे इसको इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन है। अगर बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो एडेनिन और थायमीन को मिलाने वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन एडेनिन को इस डीएनए के साथ, इस स्ट्रैंड के साथ यहाँ पे भी तो इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन, अगर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक इंटरेक्शन है जिसको हम कौन सी वाले इंटरेक्शन बोलते हैं बेटा? जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हमें क्या समझ में आया? यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो हाइड्रोफोबिक जो वर्ड है ये खुद में ही कुछ चीजें बता रहा है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर होता है। यहाँ पे ये हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और
फोबिक का मतलब होता है रिपेल करना, अलग रहना। फोबिक का मतलब क्या था? फोबिया। फोबिक से फोबिया मीन्स क्या? ये फोबिक है, ये इसके साथ वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। यहाँ पे ये वाटर से रिपेल करता है, मीन्स ये वाटर से अट्रैक्ट नहीं बिल्कुल रिपेल करता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है, अगर ये हमारा एडिनिन है, एडिनिन क्या करता है? एडिनिन इसके पास कौन सी इंटरेक्शन है? इसके पास बेटा, इसके पास कौन सी? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हमें ये पता चलता है कि ये बीच में क्या करता है? ये ऐसा इंटरेक्शन दिखाता है कि ये इसको, इस न्यूक्लियोटाइड को वाटर से दूर रखता है। क्या रखता है? वाटर से दूर रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर रिपेलिंग का काम करता है, मींस वाटर यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर है जी बेटा? तो यहाँ तक हमें समझ में आया। तो हम दो केसेस लेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको। बताओ, अगर ये एडिनिन है, अगर ये एडिनिन और थाइमिन है, इसने बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या है? ये डबल में है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो बताओ, और यहाँ पे जी और सी है, ये दूसरा केस है, ये फर्स्ट केस है, और ये दूसरा केस है। क्या है? ये दूसरा केस है। तो मुझे बताओ, ये दूसरा केस, आप मुझे ये बताओ, बताओ जी और सी जो है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बताओ स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गर वाला तो ये होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है। बताओ स्ट्रॉन्गर वाला बॉन्ड कौन सा होगा? ये ट्रिपल वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब मुझे आप ये बताओ कि ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? हमें एनर्जी किस में ज्यादा चाहिए? हमें तो चाहिए, हम केस लेंगे, एक लेंगे, यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे। एक DNA1 लेंगे, क्या लेंगे? एक DNA1 का केस लेंगे, और हम दूसरा केस लेंगे, ये हमारे पास DNA2 है, ठीक है। एक के पास 100 क्या है? 100 हमारे पास जी और सी है। क्या मतलब? जी और सी का मतलब गवानीन और साइटोसिन है, मीन्स यहाँ पे इतनी बेस पेयरिंग है, 100 बेस पेयरिंग है जी और सी के बीच में, और 50 बेस पेयरिंग है किसके बीच में? ए और टी के बीच में। ऐसे ही हम कंपैरेटिवली बोलेंगे, अगर हम कंपैरेटिवली बोलेंगे कि यहाँ पे 100 बेस पेयरिंग है ए और टी की, किसकी है? ए और टी की, और 50 बेस पेयरिंग है जी और सी की। बताओ एनर्जी किस में ज्यादा चाहिए, और किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी? तो डेफिनेटली हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे 100 जीसी है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे जीसी, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, जीसी के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, तो एनर्जी भी यही चाहिए हमें, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू दिस केस 2, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके जी। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस हमें याद रखनी है। ये जी और सी का बॉन्ड है, किसका बॉन्ड है? ये जी और सी का बॉन्ड है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ये जी और ये सी के बीच में क्या है? बॉन्डिंग है। तो हमें बताओ अब कि ये जो जी और सी के बीच में बॉन्डिंग है, इसके पास कितने होते हैं? -14.5 और -14.59, माइनस जी और सी के बीच में जो होता है वो होता है क्या? -14.59 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल पर स्फीयर, पर स्टैक्ड बेस स्फीयर होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमने देखा ये जी और सी के बीच में है, इसके पास इतनी क्या होती है? ये इसके पास इतने किलो कैलोरी होते हैं, ठीक है ना। इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और -14.59 किलो कैलोरी पर मोल पर स्टैक्ड बेस पेयर। यहाँ पे लिखेंगे बीपी, बेस पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेस पेयर, ठीक है जी। यहाँ हाँ, ये देखो, यहाँ पे जी और सी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी होती है? -14.59 किलो कैलोरी पर मोल पर स्टैक्ड बेस पेयर, ठीक है। यहाँ पे हम बेस पेयर ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम बेस पेयर स्टैक्ड स्टैक्ड बेस पेयर, बेस पेयर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। क्लियर है? कितना होता है इसके बीच में? कितना होता है? -14.59 किलो कैलोरी पर मोल पर स्टैक्ड बेस पेयर होता है। और इसके पास कितना होता है? ए और टी के पास कितने होते हैं? ये होता है बेटा -3.89, -3.89 किलो कैलोरी पर मोल per stacked base pair, per stacked
बेस पेयर होता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बेस पेयर होता है, ठीक है, बेस पेयर होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हमें दूसरी बात पता चलती है, यहाँ पे हमें दूसरी बात पता चलती है, कौन सी वाली? ये देखेंगे हम कि देखो जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो हमें पता चला कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का मतलब ये वाटर को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। देखो कैसे इंटरेक्शन करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में हमने क्या देख लिया कि इसको हम दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं? इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं बेस स्टैकिंग, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन बोल सकते हैं। बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन बोलते हैं। बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर पे। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। कौन सी वाली सीक्वेंस है बेस पेयर की? उसी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। ठीक है जी बेटा, यहां तक क्लियर है? बेस पेयर्स के one minute. क्लियर है जी बेटा? यहाँ पे क्या करते हैं हम? देखो हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है, ये कि इसको हम क्या बोलते हैं? बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। क्योंकि बेस स्टैकिंग तो पता ही है। देखो यहाँ पे अगर ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए हमारा एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। यहाँ पे अगर एडेनिन है, एडेनिन को इस बैकबोन के साथ क्या है? इंटरेक्शन है। इसी चीज को हम बोलते हैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। और ये किससे, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं, ये चीज हम जान लेते हैं। यहाँ का रिजल्ट ये निकला कि बेस स्टैकिंग जो है, बेस स्टैकिंग जो है, बेस स्टैकिंग का काम क्या है? बताओ, अभी बताया। बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन क्या करता है? बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन मिनिमाइज करता है। क्या करता है? मिनिमाइज करता है। किस चीज को? ये मिनिमाइज करता है। किस चीज को मिनिमाइज करता है? मिनिमाइज इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विथ the water H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। H2O मींस ये वाटर के साथ इसको क्या करता है? मिनिमाइज करता है, इंटरेक्शन को मिनिमाइज करता है। तो इस चीज से हमें पता चला कि ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होती है। और बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है? ये होगी बेटा, कौन सी इंटरेक्शन होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, अब इसके बाद हम देखेंगे हमें क्या देखना है। हमें दूसरा तो ये चीजें तो हमने पढ़ी। देखो हमने ये चीजें किस लिए पढ़ी? देखो यहाँ पे अगर ये इंटरेक्शन है, अब इस चीज को क्या करना है? इस चीज को क्या करना है? ये जो हमारा क्या है? ये जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इसको क्या करना है बेटा? इसको हमें सिंगल स्ट्रैंड बना देना है। क्या बना देना है? तो कैसे बनाएंगे? देखो ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है। तो क्या होगा पहले? तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। और ये अलग एक स्ट्रैंड बन जाएगी। ये एक स्ट्रैंड है और ये वाली दूसरी स्ट्रैंड है बेटा। क्या है? ये वाली क्या है? दूसरी स्ट्रैंड है। क्लियर है बेटा? 1 मिनट दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर इंटरेक्शन है इनके बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। क्या यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है? नहीं, यहाँ तो ये भी जो ये स्ट्रैंड है इसके साथ है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होता है। किसका होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्ट्रप्शन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड दोनों अलग हो जाएंगे,
इनका डिसरप्शन होगा। क्या होगा? डिसरप्शन होगा। जब ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर डिनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिनेचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनेचुरेशन बोलते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम? ये हमारी डिनेचुरेशन होती है। क्या होती है? यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, ये सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, और ये भी सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है। और जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं बेटा क्या यहाँ पे क्या है? ये क्या करता है? ये हमारा क्या है? ये हमारा डिनेचुरेशन हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं डिनेचुरेशन को? डिनेचुरेशन को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो क्या लिखेंगे? ये एक प्रोसेस है। क्या है? क्या है? एक प्रोसेस है। डिनेचुरेशन इज अ प्रोसेस। डिनेचुरेशन इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? डिनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच double stranded DNA, DS DNA, double stranded, DS means double stranded DNA, double stranded DNA is converted into single stranded DNA, in which hydrogen hydrogen bonding gets disrupted, in which hydrogen bonding gets disrupted, या हम बोल सकते हैं disruption of disrupted। ऐसे लिखो disrupted, या हम ऐसे लिख सकते हैं disruption of hydrogen bonds, hydrogen bonds, and result in formation of single stranded DNA, ठीक है? DNA, ठीक है जी बेटा। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि सर ये तो होता है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिनेचुरेशन में यही प्रोसेस होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। क्या आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? ये ब्रेक होते तो होते कैसे हैं? इसके लिए कौन से एजेंट्स चाहिए हमें जो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करे? डिसरप्ट करे, जो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करे। इसके लिए हमें पढ़ना है कि इसके लिए कौन से वाले एजेंट्स है। जैसे हमारे पास पहला है हमारा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर का काम क्या है? टेम्परेचर क्या है? डिनेचुरेटिंग एजेंट है। डिनेचुरेटिंग एजेंट है। कौन सा काम करता है? डिनेचुरेटिंग एजेंट का काम करता है। मीन्स ये डीएनए को क्या करता है? ये डीएनए को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। डबल स्ट्रैंडेड को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किसमें? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर ये हमारे पास डीएसडीएनए है, क्या है? डीएसडीएनए है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें बेटा? इसको कन्वर्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। और इसके लिए पहला कौन सा है? हमारा जो टेम्परेचर इसमें रोल अदा करता है। ठीक है ना? जिसको हम डिनेचुरेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनेचुरेटिंग एजेंट होता है हमारा, और ये डीएसडीएनए को कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? ये टेम्परेचर है। क्या है? ये टेम्परेचर है। और टेम्परेचर क्या है? डिनेचुरेटिंग एजेंट है। क्या है? डिनेचुरेटिंग एजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिनेचुरेटिंग, क्या देखेंगे? जो डिनेचुरेशन है, डिनेचुरेशन प्रोसेस, जो डिनेचुरेशन क्या है? प्रोसेस है। ये इज डिनेचुरेशन प्रोसेस इज एक्कम्पनीड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसमें टेम्परेचर क्या करता है? रोल अदा करता है। ठीक है ना? डिनेचुरेशन प्रोसेस इज एक्कम्पनीड बाय चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? चेंज करता है। प्रॉपर्टीज
ठीक है बेटा, डिनेचुरेशन प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो डिनेचुरेशन होता है। क्या होता है? तो डिनेचुरेशन होता है बेटा। ऐसे हम देखेंगे, अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास, और ये हमारा क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बताओ रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ज्यादा किसकी होगी? रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ज्यादा किसकी होगी? हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड के पास जो रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस इज लेस। relative absorbance is less in dsDNA, is less in dsDNA than, यहां पे क्या होगी? more relative absorbance, या हम absorbance बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो absorbance किसके पास ज्यादा होगी? सिंगल स्ट्रैंडेड के पास या डबल स्ट्रैंडेड के पास? हमें पता है बेटा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास जो रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है वो क्या होती है? वो लेस होती है एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां से लेकर डबल स्ट्रैंडेड से लेकर सिंगल स्ट्रैंडेड में क्या एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव एब्जॉर्बेंस इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से लेकर कहां तक? फ्रॉम dsDNA टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके पास एब्जॉर्बेंस कम है एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है बेटा? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है, इनकी जो रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है, या हम बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस जो है किसकी? एब्जॉर्बेंस जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, ये लेस है एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है? तो इस शिफ्ट को देखो, अब क्या हुआ? दिस शिफ्ट ऑफ, तो हम बोल सकते हैं ऐसे हम बोलेंगे, दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस, दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस, कौन सी एब्जॉर्बेंस? फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लेस टू मोर, इसको हम क्या बोले? दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस फ्रॉम लेस टू मोर इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? इसको क्या बोलते हैं हम? इसी को हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। किसको हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं? देखो बेटा, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसके पास क्या था? उसके पास लेस एब्जॉर्बेंस थी, और इसके पास क्या थी? इसके पास हाई एब्जॉर्बेंस है। तो हमें ये पता चला कि ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लेस टू मोर या फ्रॉम लेस टू हाई। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लो टू हाई जो हुआ है, यहाँ पे लेस एब्जॉर्बेंस थी और यहाँ पे हाई एब्जॉर्बेंस थी। तो हम बोल सकते हैं इस शिफ्ट को हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम ग्राफिकली इसको देखेंगे। देखो, अगर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ग्राफ है। क्या है? ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। तो ग्राफ पे ये ऐसा कुछ दिखाता है। देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ये क्या है? ये इसका टेम्परेचर है। ये क्या है? ये वाला टेम्परेचर को डिनोट करता है। और यहाँ पे क्या है? रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है। क्या है? रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है। यही दो चीजें तो हमें देखनी है।
एब्जॉर्बेंस है, ये क्या है, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है। तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं, यहाँ पे ये बता सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री है। और यहाँ पे और एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ऐसे हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये टीएम होता है। क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा टीएम का मतलब क्या है। देखो अगर हम बताएंगे जो डीएनए है ये एब्जॉर्बेंस शो करता है। कहाँ पे, ये एब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पे शो करता है, ये एब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पे शो करता है, ये किस इसको लिम्डा बोलते हैं। लिम्डा का मतलब होता है क्या, लिम्डा का मतलब वेवलेंथ। ये 2260 नैनोमीटर पे क्या करता है, एब्जॉर्बेंस शो करता है। इससे कम या ज्यादा पे ये एब्जॉर्बेंस शो नहीं करता। और हम बोल सकते हैं इसकी जो क्या है, इसकी जो एब्जॉर्बेंस है कहाँ पे, 260 पे है, वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी जो क्या है, जो इसकी क्या है वेवलेंथ है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे टीएम है, टीएम खुद ही से आपको बोलता है, क्या बोलता है, टीएम इज द टेम्परेचर, टीएम इज द टेम्परेचर। ये क्या है, ये टेम्परेचर है एट विच कितना होता है, बताओ ये डीएनए कितना मेल्ट होता है, यहाँ तक 50%, यहाँ तक 50%। इतना टेम्परेचर होता है एट विच 50% ऑफ डीएनए मेल्टेड, ठीक है ना, या मेल्टस, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं टीएम इतना टेम्परेचर होता है, टी का मतलब ही टेम्परेचर होता है और एम का मतलब मेल्टेड होता है या मेल्ट होता है। तो डीएनए क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। किस एब्जॉर्बेंस तक, हमें पता है यहाँ पे क्या करनी है, डीएनए की मेल्टिंग करनी है। ये डबल स्ट्रैंडेड था, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में लाना है। किस में लाना है, सिंगल स्ट्रैंडेड में लाना है, इसको सिंगल स्ट्रैंड बना देना है। और इसके लिए हमें डिनेचुरेटिंग एजेंट चाहिए, और हमारा डिनेचुरेटिंग एजेंट पहला वाला कौन सा है, वो हमारा टेम्परेचर है। क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि हमने जैसे ही इसको क्या किया, डबल से सिंगल कर दिया, हमें पता है कि इसकी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, उसको क्या हो जाता है, जो इसकी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है उसमें क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। और उस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। बताओ एब्जॉर्बेंस डबल स्ट्रैंडेड में ज्यादा है या सिंगल स्ट्रैंडेड में ज्यादा है। सर हमें पता है, आपने अभी बताया कि डबल स्ट्रैंडेड में क्या होती है, डबल स्ट्रैंड में कब एब्जॉर्बेंस होती है एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, जहां से ये लो से हाई चला गया, तो इस शिफ्ट को हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डीएनए क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसकी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है यहाँ तक 50% तक, क्या 50% तक डीएनए क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इससे टीएम इतना टेम्परेचर होता है कि जहां तक क्या 50% डीएनए मेल्ट हो जाता है। और हमें पता है यहाँ पे रिलेटिव एब्जॉर्बेंस कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि हमें पता है ये जो डीएनए होता है ये एब्जॉर्बेंस कहाँ पे शो करता है, लैम्डा 260 नैनोमीटर पे शो करता है। तो यहाँ पे ये कितनी होती है, ये कितना होता है, ये 60 जो हमारा है, ये जो एब्जॉर्बेंस है यहाँ पे ये 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसकी क्या है, यहाँ तक क्या हो जाती है, 50% मेल्टिंग हो जाती है डीएनए की। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, के बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे। हाँ, ऐसे ही याद रखें कि जो डिनेचुरेशन है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। पहला क्या था, टेम्परेचर था। बताओ डिनेचुरेशन से क्या होता है, डिनेचुरेशन से क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या हो जाती है, लेस, ये डिक्रीज है, या हम बोल सकते हैं कॉजेज। ये क्या करता है, कॉजेज डिक्रीज इन विस्कोसिटी। इसकी विस्कोसिटी में क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, ठीक है ना। विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। किससे, डिनेचुरेशन कॉजेस डिक्रीज इन विस्कोसिटी। तीसरा पॉइंट हम बताएंगे, तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, अच्छा मुझे ये बताओ, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे देख लेंगे। अगर जी और सी है, बताओ जी और सी जो अगर हमारे पास डीएनए है, इसके पास
इसके पास ऐसे ये हमारा डीएनए है, इसके पास जीसी कंटेंट है। क्या है? जीसी कंटेंट और एटी कंटेंट कम है। बताओ हमें ये जो डीएनए है, बताओ ये मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा? डेफिनेटली यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू एटी, ठीक है ना? तो ये ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये वाला जहां पे जीसी कंटेंट हाई होगा, जहां पे क्या है? जीसी कंटेंट क्या है? जीसी कंटेंट जहां पे हाई है, जहां पे जीसी कंटेंट हाई है, ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जहां पे जीसी मींस गवानीन साइटोसिन कंटेंट जो है, अगर ये क्या है? हाई है। अगर ये ज्यादा है तो अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जब ये मोर स्टेबल होगा तो बताओ टेम्परेचर ज्यादा लगेगा कम लगेगा डिनेचुरेशन में? बताओ तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी बहुत चाहिए था हमें। क्या चाहिए? तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। टीएम भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पे जीसी कंटेंट ज्यादा वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि डिनेचुरेशन करवानी है। क्या करवानी है? डिनेचुरेशन करवानी है। ठीक है, ऐसे एक एक्सपेरिमेंट देखा गया कि अगर जीसी कंटेंट कितना है, अगर जीसी कंटेंट हाई है मीनस कितना है? कितना? ये हमारा अगर 35% क्या है? जीसी कंटेंट है। कितना है? 35% जीसी कंटेंट है। तो हमें कितने डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा? 65 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर जीसी कंटेंट 55% है जीसी कंटेंट, तो कितना टेम्परेचर? हमें 75 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 65 है, अगर 65% का जीसी कंटेंट है तो टेम्परेचर कितना चाहिए? 85 का टेम्परेचर डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, जितना जीसी कंटेंट हाई होते जा रहा है उतना ही क्या है? उतना ही हमें टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। उतना ही टेम्परेचर भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? अब फोर्थ पॉइंट क्या है? आयोनिक स्ट्रंग। क्या है? आयोनिक स्ट्रंग। आयोनिक स्ट्रंग पे बात करते हैं, आयोनिक स्ट्रंग पे बात करते हैं। बताओ जो हमारा डीएनए जो है, बताओ ये नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है? देखो ये जो हमारा डीएनए होता है ये नेगेटिवली चार्जड होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्जड होता है। अगर हम इसको क्या देंगे? नेगेटिव आयोन्स देंगे। अगर हम इसको क्या देंगे? नेगेटिव आयोन्स देंगे। अगर हम नेगेटिव चार्ज में डाल देंगे, बताइए क्या हो जाएगा? ये लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल होगा तो लेस टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर टीएम भी क्या चाहिए? लेस चाहिए। क्लियर है? ये भी क्या चाहिए कि अगर हम बोलेंगे अगर हमारा डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज, और हम इसको किस में डालेंगे? पॉजिटिव आयन डालेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल होगा तो क्या क्या होगा? तो टेम्परेचर भी हाई चाहिए। क्लियर है? क्या हम डिनेचुरेशन की बात करते हैं? डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव आयन में डाल देंगे तो क्या होगा? अगर हम किस में डाल देंगे? नेगेटिव चार्ज में डाल देंगे तो लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। ठीक है ना? और ऐसे ही अगर पॉजिटिव में डाल देंगे तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी बेटा, ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे अट्रैक्ट करता है ये, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर जहाँ पे ये मेल्ट करेगा 50%, वो भी हमें ज्यादा चाहिए। कितने पॉइंट लिखे हमने? 4। और फिफ्थ वन हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? फिफ्थ वन पीएच पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पीएच। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या ये हम बोल सकते हैं ये पोटेंस से निकला है। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने पढ़ी है स्केल पे, पीएच स्केल पे हमने देखा था कि इस पे क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है, और 7 क्या होता है? 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, तो हम अगर देखेंगे, अगर ये क्या हुआ? लेस देन 3 हुआ, तो लेस देन 3 का मतलब क्या है? यहाँ की, और ये अगर 7 है फिर क्या? 6, 5
4 3 2 1 एंड 0 2 एंड 1 0 ठीक है जी। अगर यहाँ की ओर हुआ, अगर pH कितना हुआ, लेस देन 3 हुआ, कितना हुआ, लेस देन 3 हुआ। अगर यह pH किस की ओर चला गया, बेसिक की ओर, मींस pH अगर ग्रेटर देन 10 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमारा डीएनए है, इसके टेम्परेचर पे भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो टीएमबी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में बन जाता है। किसमें हो जाता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन जाती है, प्रोटोनेटेड फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो तब क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी हम ये बोल सकते हैं कि टीएम चेंज होगा। क्या होगा, तो टीएम क्या होगा, ड्यू टू पीएच। तो हमारा क्या हो जाएगा, टीएम भी चेंज हो जाएगा। ठीक। तो हमें पता है जो ये हमारा डीएनए है, या तो ये ज्यादा क्या हो जाएगा, या तो ये हाईली एसिडिक होगा, क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, या ये हाईली बेसिक होगा। क्या होगा, हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक हो जाएगा। तो हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक हुआ तो प्रोटोनेटेड फॉर्म बन जाती है। क्या हो जाती है, प्रोटोनेटेड फॉर्म बन जाती है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। ओके। अब देखते हैं सुपर कोइलिंग का कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग। अगर ये हमारा डीएनए है, क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है जी। ये हमारा डीएनए है। यहाँ पे हमें पता है कि ये जो इसका इसका एक क्या बनाएंगे, हम एक पिच बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक पिच बनाएंगे। देखो जी, ये अगर हमारा क्या है, ये अगर हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बनाता है, एक पिच बनाता है। वन पिच होता है। क्या होता है, वन पिच होता है। क्या होता है, वन पिच होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें अगर कोइलिंग हो जाए, क्या हो जाए, कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। तो क्या हो जाए, हमें क्या पढ़ना है, सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सुपर कॉइलिंग ये हो जाता है, एक जो जो बी डीएनए होता है उसके पास कितने होते हैं, उसके पास कितने भी स्पीयर्स होते हैं, 10 भी स्पीयर्स होते हैं। ये भी पढ़ा था 10 भी स्पीयर्स, या कि कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 10.4 भी स्पीयर्स होंगे। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे ये चीज तो हमें पता है। ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे एक पिच है, इसके पास कितने भी स्पीयर्स, हम बी डीएनए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बी डीएनए की बात करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि बी डीएनए में कितने भी स्पीयर्स होते हैं, यहाँ पे बी स्पीयर्स 10 बी स्पीयर्स होते हैं। अब ये कॉइलिंग में है, क्या है, कॉइलिंग में है। ये तो हमें दिख रहा है कि ये कॉइलिंग में है। अब इस कॉइलिंग की भी कॉइलिंग हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये सुपर कॉइलिंग है। क्या है, तो क्या बोलेंगे, सुपर कॉइलिंग क्या होती है, सुपर कॉइलिंग क्या हो जाती है, सुपर कॉइलिंग होती है बेटा क्या, कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल। क्या बोलेंगे, कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल, कॉइल क्या बोलेंगे, सुपर कॉइल बोलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखना है, कॉन्सेप्ट को क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को हमें देखना है। तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि सुपर कॉइलिंग क्या होती है। ठीक है बेटा, ये हमारा कल का लेक्चर होगा सुपर कॉइलिंग पे। किस पे होगा, सुपर कॉइलिंग पे।